आप लोगों का स्वागत है गणित के इस दूसरी कक्षा में। एक कक्षा मैंने कल जो है आप लोगों को दी थी और टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया है वह है संख्या पद्धति। और मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ कि यह जो लेक्चर मैं आपको विभिन्न विषयों का देना शुरू किया हूँ अपने चैनल पर, चाहे वह गणित हो, विज्ञान हो, हिंदी हो या आपको सोशल साइंस, वो सारे लेक्चर NCERT पर जो है आधारित है। और आगामी STT की परीक्षा हो या CTT पेपर 2 की परीक्षा हो, SSC, रेलवे या पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा हो, सबके लिए ये सारे वीडियो उपयोगी है। और यदि किसी एक वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, चाहे वह इतिहास का ही क्यों नहीं हो, हिंदी का ही क्यों नहीं हो, तो इसकी उपयोगिता जो है आपको नज़र आ जाएगी। तो आप लोगों के लिए मैंने वर्क जो है शुरू कर दिया है। विषम परिस्थिति है, मैं भी छुट्टी में हूँ, घर में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि 6 to 12 जो है NCERT के सारे बुक न सारे विषय के जो ओल्ड और न्यू सिलेबस है उसको कंबाइंड रूप से मैं लेक्चर के माध्यम से पढ़ा दूँ। तो आप लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि यदि यह आपको उपयोगी लगती है तो इसको अधिक से अधिक आप शेयर जो है ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य कमेंट जो है वह ज़रूर दें, जिससे मैं भी मोटिवेट होता रहूं आप लोगों के लिए। ठीक है। तो कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको संख्याओं का जो प्रकार है वो बताया था। यदि किसी ने नहीं देखा है तो वो लेक्चर 1 करके है, तो वो जा कर के देख ले चैनल पर, तब ये देखे तो बेहतर रहेगा। तो मैंने संख्याओं का जो प्रकार है कि 2 मुख्य प्रकार, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या का जो 2 भेद है आपको, परिमेय और अपरिमेय, रेशनल एंड इरेशनल, उनके बारे में। फिर जो आपको रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, उसके जो 2 भेद हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन, उनके बारे में। फ्रैक्शन के जो भेद हैं उनके बारे में। फिर इंटीजर के जो 2 टाइप्स है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बारे में। साथ ही साथ नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर, रोडियाभास संख्या, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सारे मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो कल जहाँ तक बताया था आज मैं उससे आगे जो है चल रहा हूँ। ठीक। तो चलिए आज की कक्षा जो है हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आप यहाँ बोर्ड पर कुछ संकेत चिन्ह जो है लिखा हुआ देख रहे हैं। यहाँ n है, n इंडिकेट करता है आपको नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या को। w इंडिकेट करता है आपको होल नंबर या पूर्ण संख्या के परिवार को। z इंडिकेट करता है आपको इंटीजर या पूर्णांक संख्या के परिवार को। q इंडिकेट करता है आपको रेशनल नंबर या परिमेय संख्या के परिवार को। और r इंडिकेट करता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के परिवार को। बीच में जो ये साइन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये किसका साइन है? यदि आप समुच्चय पढ़े होंगे ना, तो यह मेंबर ऑफ का क्या है, साइन है। कहने का मतलब प्राकृत संख्या जो भी है वे सारे पूर्ण संख्या भी होती है, यानी पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृत संख्या पूरी तरह क्या है, शामिल है। इसी तरह सभी पूर्ण जो है वह पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक जो है परिमेय होते हैं और सभी परिमेय वास्तविक होते हैं। लेकिन यदि इन्वर्स चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी सभी रियल कभी भी परिमेय नहीं होंगे, सभी परिमेय कभी भी
पूर्णांक नहीं होंगे, सभी पूर्णांक कभी भी पूर्ण नहीं होंगे और सभी पूर्ण कभी भी प्राकृत नहीं होंगे। इसको मैंने यहाँ पर वेन डायग्राम के द्वारा भी बताया है। रीजनिंग में आप लोग इस तरह से डायग्राम बना करके जो है हल करते हैं, ठीक है। तो ये भी वही सूचित करता है कि जो भी प्राकृत है वह पूर्ण में तो शामिल है लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने कल आप लोगों को सारे तरह की संख्या जो है वह क्या की थी, बता दी थी। तो आप जो है उसके एग्जाम्पल को यदि दिमाग में लाइएगा तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम लोग जो बढ़ते हैं उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर जो कि इजी है, कल भी मैंने चर्चा के क्रम में बताया था, जो कि संख्याओं के प्रकारों पर आधारित है। तो उसको आप याद रखिए। आपको याद रखना है कि जीरो जो है न तो धनात्मक पूर्णांक होता है न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यदि आपके मैथ कमजोर हैं तो आप कॉपी भी साथ में रखिए और इसको लिखते भी जाइए, ठीक है। जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, न ही निगेटिव इंटीजर है, लेकिन इंटीजर है। एक जो है कल भी मैंने कहा था, एक जो है न तो कंपोजिट नंबर या न तो भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है और न ही अभाज्य या प्राइम नंबर के अंतर्गत आता है। एक न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। सबसे छोटी और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है उसका उदाहरण क्या है, 2 है। 2 के बाद आपको कोई ऐसी सम संख्या नहीं मिलेगी जो कि अभाज्य है, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो ये 3 टर्म हुआ। उनके बाद आपको ये याद रखनी चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, आपको 4 है, क्योंकि एक तो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, ठीक है। उसके बाद 2 जो है वह अभाज्य है, 3 भी क्या है, अभाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, ठीक है, गिनती की संख्याओं में, तो हमारा आंसर होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है, ठीक है। उसके बाद यदि कोई आपसे यह पूछ दे कि -8 जो है ये प्राकृत है या कि नहीं है, तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए कि -8 प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में केवल धनात्मक संख्या शामिल होती है। ऋणात्मक गिनती आप कहाँ से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 गिनती में कभी -8 का आप यूज करते, किसी भी वस्तु को गिनने में नहीं करते हैं। तो -8 जो है वह प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल नहीं होगा, लेकिन वही यदि माइनस हटा दे 8 दे दे तो वह प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको और एक बेसिक चीज मैं बता देता हूं जिसको याद रखना है, याद होगा भी। एक अंक का सबसे छोटा संख्या आपको कौन होता है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गो 9 होती है। ये चीज आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। साथ ही साथ आपको परवर्ती संख्या, परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या ना, इसको भी क्या करनी है, याद रखनी है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 8 है, तो 8 का यदि पूर्ववर्ती मीन्स पहले वाला, तो 8 का पूर्ववर्ती कौन होगा, 7 होगा, और इसका परवर्ती, पर माने बाद वाला, तो 8 का परवर्ती कौन होगा, 9। ये पूर्ववर्ती परवर्ती भी आपको क्या रखनी है, दिमाग में रखनी है।
संख्याओं का जो स्थानीय मान और जातीय मान होता है वो भी आपको प्राइमरी कक्षा की चीज है। जैसे 7, 8, 9, 8 है, आपको कहे कि इसमें जो है इस 9 का जातीय मान कितना है, कॉमन वैल्यू जातीय मान इसका कितना है, तो 9 का क्या होगा, 9 ही होगा। और यदि इसी का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पूछे तो यहाँ 9 चूंकि दहाई पर है, इकाई दहाई, तो इसका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कितना होगा, 90 होगा। ये सब प्राइमरी सेक्शन की बातें थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है, जो कि आपको 9th और 10th में पढ़नी है, तो वो दशमलव निरूपण किस तरह का होता है। यानी वास्तविक संख्या में आपको 2 तरह की संख्या शामिल है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। वास्तविक संख्या में 2 तरह की संख्या शामिल है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है, ये बात हम लोग अब समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। क्या पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो वास्तविक संख्या 2 तरह का होता है, एक परिमेय होता है और दूसरा अपरिमेय होता है। कल के लेक्चर में मैंने ये चीज बताई थी। और परिमेय का जो दशमलव निरूपण है, परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण है, वह या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। नहीं, या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती ना। ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये 3 तरह का दशमलव निरूपण होता है किसी भी वास्तविक संख्या का। परिमेय संख्या का 2 तरह का होता है, या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अपरिमेय का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। इसको और हम समझ लेते हैं, जो थोड़ा वीक स्टूडेंट हैं वे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम कुछ परिमेय और अपरिमेय का दशमलव निरूपण लिखते हैं। जैसे 1/3 है, ठीक है, 3/5 है और √2 है। आप देख रहे हैं ये दोनों परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो आप कहेंगे कि ये अशांत अनावर्ती होगा, लेकिन इन दोनों में हो सकता है कि वह शांत हो या नहीं तो वह अशांत आवर्ती हो। ठीक है, देखते हैं हम इसके दशमलव निरूपण को। 1/3 का देखते हैं। 3 से हम 1 को डिवाइड करते हैं, दशमलव देते हैं 0, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0 ना। इस तरह से यदि आप इसको कीजिएगा तो ये 3 बार बार आते ही रहेगी। यानी 1/3 का दशमलव निरूपण 0.3333 ये डॉट डॉट आती रहेगी, या इसको 3 बार बार आ रही है तो 3 पर आप रेकरिंग भी दे करके इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 3/5 का हम दशमलव निरूपण देख लेते हैं। 5 से हम 3 में क्या करेंगे, भागा देंगे, दशमलव आएगा 30, 5 छके 30 कट गया। अब तो इसमें आगे कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये 0.6 इसका जो है दशमलव निरूपण हो गया।
वहीं √2 का भी हम कर लेते हैं दशमलव निरूपण। 2 का हम वर्गमूल निकालते हैं, तो ये आप यदि निकालिएगा 1.414 डॉट 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 निकलेगा, लेकिन इसमें कोई पैटर्न संख्या के दोहराने की आपको नहीं मिलेगी। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मान लीजिए ये खत्म नहीं हो रहा है भाग की क्रिया, इसमें तो अशांत है, लेकिन एक ही चीज बार बार दोहरा के आ रही है। तो इस तरह का जो दशमलव निरूपण है वह हो गया अशांत अनावर्ती। क्या हो गया? अशांत अनावर्ती। और यह जो है वह पूरी पूरी क्या हो गई? शांत। और ये हो गई अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो देखिए, हम भाग की क्रिया के द्वारा तो यह जान सकते हैं कि किस संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होगा। यदि पूरा पूरा कट गया तो वह शांत होगा, पूरा नहीं कटा, एक ही संख्या बार बार दोहरा के आ रही है तो वह अशांत आवर्ती होगा। और यदि न तो पूरा कटता है न ही किसी पैटर्न के अनुरूप संख्या दोहरा करके आ रही है तो वह क्या होगा? आपको अशांत अनावर्ती होगा। तो ये तो फिक्स है कि अपरिमेय संख्या जब ही हम देखेंगे, कल हम बताए थे अपरिमेय को कैसे पहचानेंगे, तो अपरिमेय को देखकर आप कह देंगे कि यह अशांत क्या है? अनावर्ती होगा, इसका दशमलव निरूपण। लेकिन परिमेय संख्या आपको दिया है और आपको यह डिटरमाइन करना है, निर्धारित करना है कि वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि दोनों तरह का दशमलव निरूपण हो सकता है उसका। तो आप कैसे इस चीज को निर्धारित कीजिएगा? आपको भाग नहीं देना है, तब आप कैसे निर्धारित कीजिएगा? तो इसके लिए आप लोग रूल पढ़े होंगे क्लास 10th में 9th में कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड, किसी भी परिमेय संख्या के हर डिनोमिनेटर का फैक्टर केवल 2 आए, केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए, केवल 2 आए, केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए, तो वह जो है आपको क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। और उसके बाद ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या आ जाए तो वह क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अपरिमेय है तो वह अशांत अनावर्ती होगा। इसको ऐसे भी आप पढ़े होंगे कि यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2n गुना 5n के रूप का हो, तब वह जो है क्या होगा? शांत होगा, नहीं तो वह अशांत आवर्ती होगा। देखिए यहां पर हम यहां पर कुछ संख्या लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ संख्या हमने लिखी। आप कहिएगा, हम कहेंगे कि किसका दशमलव निरूपण कैसा होगा, तो आप कहिएगा कि सर ये दोनों तो अपरिमेय है तो इसका अशांत अनावर्ती होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब जो ये परिमेय आपको बच गया 5 को संख्या, इसमें किसका? परिमेय का तो 2 तरह का दशमलव निरूपण हो सकता है, शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है। तो किसका शांत होगा, किसका अशांत आवर्ती होगा? तो सबके हर का गुणनखंड देखेंगे। इसके हर का गुणनखंड 15 का क्या होगा? 3 × 5। इसके हर का आधार गुणनखंड जो है वह 5 जो है 4 टाइम्स आएगा, 5 पर पावर 4 हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वह 5 × 7 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आपको 2 आ जाएगा 2 बार, 5 आ जाएगा 1 बार। और इसका जो है आपको 1D क्या आएगा? 2 आएगा। अभी आपको बताए कि यदि हर का गुणनखंड 1D 2 आए, ठीक है, या 1D 5 आए, इसमें 1D 2 आया है, इसमें 1D 5 आया है, या 1D केवल 2 और 5 आए, इसमें केवल 2 और 5 आया है,
तो ऐसी कंडीशन में वे शांत होते हैं। तो इसका भी दशमलव निरूपण शांत होगा, इसका भी शांत होगा, इसका भी शांत होगा। अब बच गया ये परिमेय तो है लेकिन शांत इसका नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावे एक्स्ट्रा नंबर इसमें 3 है, इसमें क्या है 7 है। तो ये आपको अशांत आवर्ती होगा और ये भी आपको अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि किसका दशमलव निरूपण शांत होगा और किसका जो है अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए 20-21 मिनट का लेक्चर हो चुका है, फिर हम आगे आप लोगों को अगले लेक्चर में बताऊंगा और भी बातें, और पूरी आपका मैथ जो है वह क्लियर हो जाएगा। खास करके मैथ किसी भी कंपटीशन के लिए 6 to 10 जो है वह ज़रूरी है, और 6 to 10 जो है आप लोगों के मैथ के जो भी टॉपिक है उसको मैं इसी तरह लेक्चर बनाकर क्लियर कर दूंगा। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।